तीन तरह के चार्जेस, थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ द चार्जेस हैं जी। एक है जी मॉर्गेज, सेकंड इज द हाइपोथिकेशन एंड द थर्ड इज द प्लेज। हाइपोथिकेशन और जो प्लेज है ये दोनों मूवेबल एसेट्स के केस में यूज की जाती है, मूवेबल एसेट्स के केस में यूज की जाती है। और अगर आपकी कंपनी के पास इमूवेबल एसेट्स हैं तो उसके ऊपर हमेशा मॉर्गेज वर्ड यूज किया जाता है। तो अगर आपका घर गिरवी है, शॉप गिरवी है, गोडाउन गिरवी है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने गिरवी रखवाई है तो वहां पर हम एक जो टर्म यूज करते हैं प्रोफेशनल्स में, दैट इज इट इज अ मॉर्गेज लोन। ठीक है, मॉर्गेज लोन जैसे ही मैंने बोला तो आपके मन में एक बात क्लिक होनी चाहिए कि सर आपने पक्का कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई होगी, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग द वर्ड मॉर्गेज लोन। ठीक है, बट अगर आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाया है तो वहां पर इट मे बी ईदर हाइपोथिकेशन और इट मे बी द प्लेज, इट मे बी द हाइपोथिकेशन और इट मे बी द प्लेज। दोनों में हमने कहा कि सर क्या फर्क है। हाइपोथिकेशन में जो पोजेशन होता है इस एसेट का, इस मूवेबल एसेट का जो पोजेशन होता है वो किसके पास होता है, ऑनर के पास, जिसको आप बोरोवर भी कह सकते हो, बोरोवर भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज द कार लोन। ठीक है, जब मैंने गाड़ी खरीदी तो मैंने उसके ऊपर लेटर से 5 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया और मेरी जो आरसी है, ठीक है, आजकल वो विजिटिंग कार्ड या बैंक के क्रेडिट कार्ड जैसी आरसी बन के आती है, उसके अंदर प्रॉपर सिम और चिप भी लगी रहती है। सो वो आरसी के ऊपर लिखा हुआ है जी कार का मॉडल, चेसी नंबर, एड्रेस, मेरा नाम पता एड्रेस, और नीचे द लास्ट लाइन में लिखा है जी हाइपोथिकेटेड टू फलां फलां बैंक। ठीक है, सो कल मैं वो गाड़ी जब भी कभी किसी को बेचूंगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये जो है इट इज हाइपोथिकेटेड टू लेट अस से बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लेटर से जो मेरा लोन था वो 3 साल या 5 साल का था और आज मैंने वो पूरा चुका दिया। इन दैट केस आई विल गो टू द बैंक और बैंक को मैं कहूंगा कि सर मेरे को एनओसी दे दीजिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दीजिए। बैंक मेरे को एनओसी दे देगा और फिर मेरे को आरटीए, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज, ठीक है, आरटीए के पास जाना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा कि सर ये मेरे को नई आरसी बना कर दो, और अब जो आरसी बनाओगे उसके अंदर हाइपोथिकेशन ना डली हो, क्योंकि बैंक का जो लोन था वो मैंने चुका दिया, अब बैंक के पास मेरी गाड़ी गिरवी नहीं होनी चाहिए कायदे से। सो बैंक ने भी एनओसी दे दिया, ये बैंक का एनओसी है। बाकी आपने अगर जाके पूछना हो तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन के अंदर जो एसेट बैंक के पास गिरवी पड़ा है, जो एसेट बैंक के पास गिरवी पड़ा है वो उसका पोजेशन बैंक के पास नहीं होता। ठीक है, जबकि प्लेज के अंदर बस यही डिफरेंस है, प्लेज में जो मूवेबल एसेट्स आप गिरवी रखवाते हैं उनका पोजेशन बैंक में होता है, उनका पोजेशन बैंक में होता है। द बेस्ट एग्जांपल इज गोल्ड लोन। ठीक है, जब आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं तो फिर आपको घर से अपना गोल्ड लेकर जाना है, बैंक वहां पर आपके गोल्ड को चेक करता है, वेट देखता है और उसकी प्योरिटी चेक करता है कि ये कितने कैरेट में है, और देख लेता है कि ये जो गोल्ड है वो 10 लाख रुपए का है। और जनरली मार्केट में 80 to 85% का लोन मिल जाता है। 10 लाख रुपए का गोल्ड लेकर जाओगे तो वो कहेगा सर अभी ले लो 8.5 लाख रुपए। ठीक है, और टीवी में बड़ी सारी गोल्ड लोन्स की एड भी आती है। ठीक है, मेरे ख्याल से मुथूट या फिर चोलामंडलम और इस तरह से काफी सारे हैं, और वो क्या क्लेम करते हैं कि 10 मिनट में लोन लेकर जाओ, 1 घंटे में लोन लेकर जाओ। गोल्ड लोन इतनी जल्दी ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ चेक करना ही नहीं, किसी वैल्यूअर को बुलाना ही नहीं। ठीक है, गोल्ड की प्योरिटी के लिए आपको पता है देयर इज प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट जिसपे आप हल्का सा घिसते हैं तो वो गोल्ड को प्रॉपर बता देता है कि ये कितने कैरेट में बना हुआ है। फिर आप वेट करके देखते हो तो आपको वेट भी पता लग जाता है कि ये कितने उसका है, और फिर आप मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और गोल्ड की वैल्यू, गोल्ड इज वेरी सेफ, गोल्ड ज्यादातर ऊपर ही जाता है, बहुत रेयर नीचे की तरफ आता है। तो गोल्ड के ऊपर 80-85% का लोन आपको बहुत इजीली मिल जाता है। बट गोल्ड आपको कहां पे रखना पड़ेगा, बैंक के अंदर। हाँ जी, कोर्ट केस कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, मैंने बोला इक्विटेबल मॉर्गेज के अंदर मैं उससे लिखवाऊंगा और साइन करवाऊंगा और खुद भी साइन करूंगा। ठीक है, प्रॉपर मतलब स्टैम्प पेपर पे 500 या 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर के। ठीक है, बट डिस्प्यूट के केस में यू हैव टू रेफर टू द कोर्ट। आर वी गुड? मैं जब बैंक ऑडिट में गया ना, सो वो बैंकर से मैंने पूछा कि सर आप गोल्ड लोन करते हो, तो उसने कहा कि हाँ गोल्ड लोन तो हम करते हैं। मैंने कहा कि जी आपके पास फिर तो बहुत गोल्ड पड़ा होगा, तो वो कहता कि हाँ गोल्ड भी बहुत पड़ा है, जैसे अब 100 केस हैं, ठीक है, या 100 लोगों को हमने गोल्ड लोन दिया है। तो मैंने कहा सर गोल्ड चेक करवाओ, कैश में तो आपके मजा नहीं आया था, आप गोल्ड चेक करवाओ, गोल्ड में मजा आएगा। ठीक है, तो वो कहता है कि सर
व्हाई नॉट, ठीक है। तो वो मेरे को ले गया जी अंदर, तिजोरी के अंदर, ठीक है। और वहां पर उसने एक कबर्ड खोली और अंदर पोटली पड़ी थी, ठीक है। पोटली बहुत सारी पड़ी थी, ठीक है, और प्रॉपर सील बंद, ठीक है। और वो कहता है कि सर ये एक है, ये दो है। मैं कहा खोल लो इसको, पोटली को। तो वो कहता है कि नहीं सर सॉरी, खोल के नहीं चेक करवा सकता, ठीक है। तो मैंने कहा यार मैं कैसे चेक करूंगा अंदर गोल्ड है कि नहीं। तो वो कहता है कि सर अगर आप बहुत इंसिस्ट करोगे तो मैं खोल भी दूंगा, ठीक है, बट ये सील बंद है, ठीक है, ये इजिली ऐसे ही नहीं खुल सकता। उस पोटली को अच्छे से बंद किया उन्होंने और उसके ऊपर जैसे मोम के साथ अच्छे से सील लगाकर उसको बंद कर दिया, ठीक है। और ये ऐसे खुल नहीं सकती, अगर खुल गई देन इट इज द इंफ्रिंजमेंट। मेरे को क्या करना पड़ेगा, बोरोवर को बुलाना पड़ेगा कि ऑडिट चल रहा है और चेकिंग के लिए ऑडिटर बोल रहे हैं कि ये खोल के चेक करवाओ, क्योंकि सिर्फ उसकी प्रेजेंस में ही खुल सकता है, ठीक है। तो उसको मैं बुलाऊंगा, उसके प्रेजेंस में हम ये सील को तोड़ेंगे और आपको मैं वेट और गोल्ड जो भी आपको चेक करना है वो मैं चेक करवाऊंगा। फिर दोबारा से वेट करके दोबारा से उसकी प्रेजेंस में सील किया जाएगा और सील के साथ जो धागा लगाकर उस पर उसके भी साइन होंगे और मेरे भी साइन होंगे, ठीक है। सो इस तरह से उसे सील बंद किया जाता है ताकि पीछे से कोई मैनेजर, एम्प्लॉय, कोई और उसे खोल के ना ले जाए। अगर वो बैंक के पोजीशन में खुल गया, ठीक है, देन द बोरोवर विल से कि सर मेरा तो गोल्ड ज्यादा था, ठीक है, और आपने प्रॉपर लिखा हुआ था कि इतना गोल्ड होना चाहिए और अब तो इसमें इतना गोल्ड है नहीं और मेरे पीछे से सील खुल कैसे गई, ठीक है। इन दैट केस यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो बैंकर ने कहा कि सर मैं खोल नहीं सकता, ठीक है, बट अगर आप बहुत इंसिस्ट करोगे तो बोरोवर को बुलाना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंस में ही खोल सकता, ठीक है। दैट इज द गुड। ओके, अगर किसी ने लेट से किसी के पास पिकासो की पेंटिंग है, ठीक है, और वो कहता है कि सर मैंने 100 करोड़ की खरीदी है, बड़े लोग बड़े शौक, ठीक है। अब बेचारा थोड़ा सा नीडी है और उसने कहा कि सर पैसे चाहिए और बैंक के पास गया और बैंक को कहता है कि सर ये गिरवी रखवानी है, ठीक है। सो बैंकर कहता है कि जी हमारे पास डिपॉजिट करवानी पड़ेगी जब तक आप पैसे रीपे नहीं कर देते और इसके अगेंस्ट में 70 करोड़ दे दूंगा, ठीक है, और 70 करोड़ लेकर जी हम आ गए, ठीक है। ये मॉर्गेज है, हाइपोथेकेशन है कि प्लेज है? पेंटिंग मैंने गिरवी रखवाई जी, प्लेज है। ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन दिस? अगले दिन जी दोबारा से ही पर्सन जाते हैं जी बैंकर के पास और वो बोलते हैं कि सर मेरे पास गुडविल है। आपको ये बात पता है कि गुडविल कभी सेल्फ क्रिएटेड नहीं हो सकती, ठीक है। गुडविल आपकी किताबों में सिर्फ तभी आएगी जब आपने वो परचेज की, ठीक है। आज मैं कहूं कि जी मेरी गुडविल 1 करोड़ की है और मैं अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर लूं 1 करोड़ की गुडविल और 1 करोड़ रुपए कैपिटल रिजर्व या कैपिटल में डाल दूं ताकि मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाए, नॉट गोना हैपन, ठीक है। गुडविल आपकी किताबों में सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकती है अगर आपने वो परचेज की हो, अगर जिसके लिए आपने पे किया। लेटर से आज मैं खुशीराम को खरीदने जाता हूँ तो खुशीराम कहता है कि सर मेरी बिल्डिंग 50 करोड़ की है और ये जो खुशीराम का बोर्ड लगा है ये 100 करोड़ का है, ठीक है। बोर्ड लगाना है कि नहीं लगाना, कि सिर्फ बिल्डिंग लेने आए हो? तो मैंने कहा नहीं बोर्ड भी लेना है, ठीक है। तो वो कहता है कि फाइन, देन यू नो द पेमेंट, 150 करोड़ रुपए का चेक काट दीजिए। तो मैंने उसको अगर 150 करोड़ का चेक काट दिया तो इन दैट केस आई विल रिकॉर्ड की जो बिल्डिंग और सारे जो एसेट्स हैं वो 50 करोड़ के और गुडविल कितने की खरीदी, 100 करोड़ की। अब ये गुडविल बैंक के पास गिरवी रखवाने गया जी, ठीक है। और मैंने कहा कि सर खुशीराम की गुडविल मैंने खरीदी है 100 करोड़ की, इसके अगेंस्ट लोन दोगे? तो वो कहते हैं कि जी जरूर देंगे, इंटेंजिबल एसेट है, कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं व्हिच कैन नॉट बी टच्ड। इन दैट केस बैंक से मैंने पूछा कितने दे दोगे? तो बैंक कहता है कि सर 70 करोड़ दे देंगे, ठीक है। हम भी छोटे होते से खाते आ रहे हैं खुशीराम की मिठाइयां, हमें पता है, लुधियाना में ही रहते हैं, सो वी नो गुडविल इज देयर, गुडविल इज देयर। तो 70 करोड़ रुपए मैं दे दूंगा। ये क्या है जी, मॉर्गेज है, हाइपोथेकेशन है कि प्लेज है? हाउ मेनी ऑफ यू से कि मॉर्गेज है? नो वन फॉर द मॉर्गेज। हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर ये हाइपोथेकेशन है? बिकॉज नाम तो अभी भी आप ही यूज कर रहे हो खुशीराम का, अब बैंकर थोड़ी ना यूज कर रहे। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर ये प्लेज है? सारे ही गलत हैं जी, इट इज नन ऑफ देम। इंटेंजिबल एसेट्स आर नीदर रिमूवेबल नॉर दे आर मूवेबल, ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट्स को अगर गिरवी रखवाया है, चार्ज इज देयर,
चार्ज इज देयर बट कैनॉट बी क्लासिफाइड इनटू एनी ऑफ दीज थ्री, एनी ऑफ दीज थ्री। ये ना ही मॉर्गेज है, ना ये हाइपोथिकेशन है, और ना ही ये प्लेज। ठीक है, सेम अगर मेरे पास कोई पेटेंट है, सेम मेरे पास कोई कॉपीराइट है, सेम मेरे पास अगर कोई ट्रेडमार्क है। कमिंग टू दैट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। फाइन, कॉपीराइट्स आपको पता है, जब आप कोई मूवी बनाते हैं, कोई बुक लिख लेते हैं, ठीक है, सो दैट इज योर कॉपीराइट। कोई सॉन्ग रिकॉर्ड कर देते हैं, कोई नई ट्यून बना लेते हैं, तो आप उसका कॉपीराइट बना लेते हैं कि सर ये मैं ही यूज कर सकता हूँ, कोई और यूज नहीं कर सकता। अगर कोई और यूज करेगा देन ही हैज टू पे मी द मनी और सीक माई ऑथराइजेशन। ठीक है, और ये जो आप रूटीन में जो करते हैं, ठीक है, इट इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट। जैसे आपने कहा कि सर मेरा ब्लूटूथ ऑन है, ठीक है, सॉन्ग्स मेरे को भेजना, ठीक है, एंड यू आर प्लेइंग दैट सॉन्ग इन योर फोन और MP3 पे आप उसे चला रहे हैं, तो आप कॉपीराइट इन्फ्रिंज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मासेस पे हो रहा है तो फिर सही नहीं है, ठीक है, बट सारे ही गलत कर रहे हैं। ठीक है, चेकिंग करनी इसकी मुश्किल है। ठीक है, हम बुक वेंडर को बुलाते हैं, हमने कहा कि सर ये बुक है बच्चों को देनी है, तो बच्चे कहते हैं कि सर 1100 रुपए की बुक, फोटो स्टेट करवा लेते हैं, 450 की पड़ेगी। ठीक है, सारे पैसे बुक में ही तो बचाने हैं, ठीक है, मम्मी पापा के पैसे। सो इन दैट केस ये जो आप फोटो स्टेट करवा लेते हैं पूरी बुक को, इट इज अगेन द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट। आप उसकी प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं जी विदाउट सीकिंग द परमिशन। बट अगेन ये इतने छोटे लेवल पे और इतने मासेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप कौन सा 100 कॉपीज करवा रहे हैं, आप एक कॉपी करवाते हैं, ठीक है, तो वो पकड़े जाने में चांसेस बड़े कम है। दैट्स व्हाई वी ऑल आर डूइंग इट। बट यू हैव टू सीक द परमिशन। कैन बी, ठीक है, बट अगेन मतलब एक पब्लिशर जिसने 2 लाख कॉपीज बनानी है उसके लिए 200 भी बहुत छोटी है। ठीक है, प्लस ट्यूटोरियल्स नहीं करवाते, ठीक है, बच्चे ही करवाते हैं। ठीक है, हम तो बुक वेंडर को बुलाते हैं यहाँ पर कि इनको दो, हाँ, और बच्चों से ही करवाते हैं। नहीं, जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो किसी बच्चे की ड्यूटी लगाते हैं कि सबसे पैसे कलेक्ट करो, करवाओ और डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, बट हमारा इसमें कुछ नहीं। मैंने एक बार ये ऑडिट किया जी रेडियो स्टेशन का, ठीक है, और चंडीगढ़ के अंदर, और मैं ऐसे आई वॉज वेरी क्यूरियस कि इनका क्या खर्चा होगा। ठीक है, जॉकी को ये सैलरी देते होंगे, वो होगा, और क्या खर्चा होगा ब्रॉडकास्ट और इस तरह से। तो मेरे को, और इनकम तो हम सबको पता है, जो एड्स करते हैं जी बीच के अंदर, ठीक है, कि आपने कनाडा जाना है तो इनके पास जाओ, नंबर नोट करो, फला फला फला। तो उनका जो सबसे बड़ा खर्चा था दैट वाज ऑफ द सॉन्ग्स। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कॉपीराइट है सॉन्ग्स का। ठीक है, तो वो जब सॉन्ग्स, अब आप कहते हैं कि सर जो सुपर हिट सॉन्ग है वो सिर्फ 9 बजे ही क्यों आता है, या 8 से 9 के बीच में ही क्यों आता है, ये पूरा दिन क्यों नहीं चलाते। ठीक है, क्योंकि उनको वो सॉन्ग के पैसे देने पड़ते। ठीक है, एवरी सॉन्ग विच दे आर प्लेइंग दे हैव टू पे इट। ठीक है, अब वो जिसके भी सॉन्ग्स हैं, जिस भी मूवी के पास या टी सीरीज या जिसके पास भी वो कॉपीराइट्स हैं, उनको वो पे करना पड़ता है, और सॉन्ग ग्रेजुअली सस्ते होते रहते हैं। तो वो फर्स्ट वीक में सबसे महंगे होते हैं और उसके बाद सस्ते होते हैं। तो वो क्या करते हैं, पुराने गाने ज्यादा चलाते हैं। ठीक है, 2-3 महीने पुराने जो आए होते हैं वो ज्यादा चलाते हैं क्योंकि वो उनको सस्ते पड़ते हैं। और जब पीक टाइम होता है, जब सारे ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं, लाइक 7 to 9 के बीच में, तब सबसे हिट सॉन्ग्स चला रहे होते हैं ताकि सबसे ज्यादा उस वक्त उनका वो चले। सो आई वाज कि वाओ, मतलब दिस आई हैव सीन फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये नहीं ऐसे ही चला सकते। आप और मैं तो सॉन्ग्स के लिए नहीं पे करते, बट दे हैव टू पे, क्योंकि वो पब्लिकली एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चला रहे हैं। उनके ऊपर केस हो जाएगा कि आपने हमारा सॉन्ग हमसे बिना पूछे कैसे प्ले कर दिया। ओके एक बहुत ही अच्छी क्वेरी आई थी, ठीक है, जो मेरे भी मन में थी। मेरे पास जी मेरे डीमैट अकाउंट के अंदर, डीमैट तो सबको आता है समझ, ठीक है, डिपॉजिटरी के पास जो डीमैटेरियलाइज अकाउंट के अंदर, डीमैट अकाउंट के अंदर जी 1 करोड़ रुपए के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स पड़े हैं। और मेरे को पैसों की जरूरत जी, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा सर ये गिरवी रखवाने और इसके अगेंस्ट लोन दोगे? तो वो कहते हैं कि जी देंगे, बट शेयर मार्केट के अंदर क्योंकि ये एसेट है तो थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है, मार्जिन थोड़ा ज्यादा रखेंगे, 60 लाख दे देंगे।
ठीक है, मैंने कहा 1 करोड़ के एसेट हैं, तो वो कहता है कि सर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाते हैं, एक साल बाद पता नहीं 1 करोड़ के होंगे कि 2 करोड़ के होंगे कि 50 लाख के रह जाएंगे, तो फिर इतना ही दे पाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, उन्होंने मेरे को 60 लाख दे दिया जी। माई क्वेश्चन टू यू इज, पहले सुन लीजिए 4 ऑप्शंस हैं, ये मॉर्गेज है, हाइपोथिकेशन है, प्लेज है, या नन ऑफ द अबव, और द नन ऑफ द अबव, क्योंकि वो मैंने लास्ट टाइम ऑप्शन दी नहीं, विच वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो अब आप मेरे को सोच के बताएंगे, हाउ मेनी ऑफ यू कि सर ये जो डीमैट में शेयर पड़े हैं, ये जो आपने गिरवी रखवाए हैं, ये मॉर्गेज। हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर ये हाइपोथिकेशन। नो वन। हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर ये प्लेज है। 4 वोट्स, 5। हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर नन ऑफ द Okay, so the majority is going for the none of the above, but the correct answer is the pledge. मैंने पढ़ाया है shares are the movable property, ठीक है, shares are the movable property, और उनको हमने sales of goods act में goods के अंदर include किया, they are the movable property, ये intangible assets नहीं है। हाँ जी, इनके ऊपर चार्ज क्रिएट, चार्ज ऑन द एसेट, ठीक है, कि आपने एसेट को गिरवी रखवाया है, ठीक है, बट ये मॉर्गेज नहीं है, हाइपोथिकेशन और प्लेज नहीं है, बिकॉज दे डील ओनली विद द मूवेबल एंड द इमूवेबल एसेट्स, ठीक है, बट मूवेबल और इमूवेबल आर ओनली फॉर द टेंजिबल की सब क्लासिफिकेशन है, इनटेंजिबल के अंदर ये नहीं।